पराजय के बाद ममता बनर्जी बौखला गई हैं और हम ये मानते हैं कि ये जो उन पर हमले हुए हैं, कल्याण बनर्जी पर या अभिषेक पर, ये पूरी तरह से बीजेपी स्पॉन्सर्ड नहीं हो सकते हैं। बीजेपी ही नहीं, विपक्ष ही नहीं, जनता भी तृणमूल के 15 साल के शासनकाल की ज्यादतियों से इतनी तंग आ चुकी थी कि उसने अपना गुस्सा निकालने की तलाश में बैठी हुई थी। ममता बनर्जी इसको लेकर बहुत एजिटेटेड है। मतलब वो अभिषेक पर जो हमला हुआ उसको लेकर ज्यादा एजिटेटेड है, पर मिलने गई थी कल्याण बनर्जी से भी। तो उनको ये लगता है कि अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ वो उन पर हुआ है या उन पर भी हो सकता है। ममता बनर्जी पहली बार सीरियसली इंडिया ब्लॉक की बैठक में भाग लेने वाली हैं, पहली बार। विपक्षी एकता की बैठक में ममता को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि वो बंगाल के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक को हाईजैक कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं आरकारा टीप ड्राइव पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्रवण गर्ग साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और संपादक हैं और मेरे परमानेंट बॉस भी हैं। और हम लोग आज बात करेंगे इस एक नए तरह के जो समीकरण बनते जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन और ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस के बीच जो बीच आ रही है, और उसके बाद वो नए सिरे से वो एक इक्वेशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है। 6 जून को उनकी दोबारा बैठक है और इसके पहले ऐसा लगातार होता रहा है कि इंडिया गठबंधन और तृणमूल के बीच में एक तरह की असहजता रही है, क्योंकि वहाँ पर जो ममता बनर्जी के जो विपक्ष में थे वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग थे, और जो कि ये उसका इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और अब वो जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर तीनों ही बंगाल से बाहर हैं, और वो अब पूरे देश के विपक्ष को शायद अब वो एक नए सिरे से देखना शायद शुरू करेंगे। तो इसको हम कैसे देखें, ममता बनर्जी के हारने के बाद बदलते हुए संबंधों को? देखिए, हमारी बातचीत का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जी। वो कॉम्प्लिकेटेड ये है कि बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद हमले हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पे हुआ, उनके भतीजे और अघोषित उत्तराधिकारी, और कुछ भी कह सकते हैं, वो सरकार में उनका जो आतंक था, उन पर जो हमला हुआ, कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ, वो भी सांसद, और एक और सांसद के ऑफिस को रेड से किया गया, बापी हल्दर के, जी। मथुरापुरा में उनके दफ्तर को रेड से। ममता बनर्जी इसको लेकर बहुत एजिटेटेड है। मतलब वो अभिषेक पर जो हमला हुआ उसको लेकर ज्यादा एजिटेटेड है, पर मिलने गई थी कल्याण बनर्जी से भी। तो उनको ये लगता है कि अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ वो उन पर हुआ है या उन पर भी हो सकता है। और अ, वो अदालत में तो जा ही नहीं है इस हमले को लेकर। जी। पर जो हम बात करना चाहते हैं वो दो तरह की। पहली बात तो ये कि ममता बनर्जी पहली बार सीरियसली इंडिया ब्लॉक की बैठक में भाग लेने वाली हैं, पहली बार। अभी तक वो टर्म डिक्टेट करती रही हैं, चाहे पटना हो या कहीं भी हो। और उन्होंने इंडिया ब्लॉक के विपक्षी गठबंधन में को सेबोटाज ही किया है अभी।
पर हमारा विषय ये नहीं आज। जी। हमारा विषय ये है कि क्या विपक्षी दलों की जो बैठक है, हमारी आज की चर्चा के 2 मुद्दे हैं जी। कि क्या विपक्षी दलों की बैठक में ममता बनर्जी बंगाल में जो हुआ उसी को प्रमुख मुद्दा विपक्षी एकता का बनाएंगी क्या? पहला, कि विपक्ष उसी के लिए काम करे, जबकि देश में बड़े-बड़े मुद्दे हैं। और ताज़ा मुद्दा ये है कि वो जो कॉकरोच पार्टी के नेता हैं, वो भारत आ रहे हैं, उन्होंने कहा है भारत आ रहा हूँ। अभिजीत दिपके ने कहा है, मैं आ रहा। मतलब सरकार उनको सीधे जेल ले जाएगी और अपन उस पर बात कर चुके हैं कि ये इसके पीछे क्या है। हम उस पर भी बात नहीं कर। तो हम ये कह रहे हैं, 2 चीज़ें हैं हमारी बातचीत कि क्या वो इंडिया ब्लॉक पर का नेतृत्व करना चाहेंगे, पहले भी करना चाहती थी। उन्होंने नीतीश कुमार को संयोजक बनने से मना कर दिया था, विरोध किया था, इस कारण इंडिया ब्लॉक टूटा और नीतीश कुमार गए। अब वो उनकी इच्छा हो सकती है कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करें, तो क्या उनको दिया जाना चाहिए? और क्या विपक्षी एकता का जो पूरा मुद्दा है, या विपक्षी एकता है, या विपक्ष को बंगाल के मुद्दे पर ही लड़ाई लड़ लेना चाहिए मोदी से? ये एक पॉइंट है हमारा। और इसी में एक पॉइंट और है कि आप देखिए कि राहुल गांधी पर एक सिस्टेमेटिकली हमला शुरू हुआ है जी। अभी। मतलब जो जो राम गुहा नाम के सज्जन हैं, उनका जो आर्टिकल है स्क्रॉल में या टेलीग्राफ में जो था, और स्क्रॉल ने लिया, जिसमें उनका ये जो मूल मुद्दा है कि राहुल गांधी ने या गांधी फैमिली ने मोदी को अपनी ताकत मजबूत करने में, अपने आप को मजबूत करने में कैसे मदद की, ये उनका। वो सब मोदी की मजबूती के पीछे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मानते हैं, और वो उसको एक फैमिली फर्म मानते हैं। जी। ये उनका आर्टिकल है। और राहुल गांधी में कितनी कमियां हैं वो उन्होंने गिनाई है। हम जो बात कर रहे हैं, मूल बात इस भूमिका के बाद हुई है, हम ये कहना चाहते हैं कि पराजय के बाद ममता बनर्जी बौखला गई हैं, और हम ये मानते हैं कि ये जो उन पर हमले हुए हैं, कल्याण बनर्जी पर या अभिषेक पर, ये पूरी तरह से बीजेपी स्पॉन्सर्ड नहीं हो सकते हैं। इसमें जनता का गुस्सा भी हो सकता है, हम ये कहते हैं। जी। तो जनता की नाराजगी को बीजेपी की तरफ मोड़ना चाहती हैं ममता बनर्जी, और उसके लिए विपक्ष का उपयोग करना था। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की रैंक्स में रिवोल्ट चल रहा है, रिवोल्ट। मतलब अभी उन्होंने बैठक बुलाई, 80 जो विधायक हैं उनकी, ममता ने, उसमें से 20 लोग पहुंचे, 60 लोग नहीं गए। उसके पीछे कारण ये बताया गया, और वो उसकी जो अध्यक्षता है ममता करने वाली थी, वो बैठक स्थगित कर दी गई। और कहा यह गया कि ये जो हमले हुए और उसके कारण जो तनाव है, उसके चलते विधायक नहीं आए, या आप नहीं। जी। हमने ये भी देखा सुना है कि उनकी एक सांसद हैं, उसने दूसरे सांसद के खिलाफ स्पीकर को शिकायत की है। मैं नाम नहीं ले रहा।
कि उन्होंने मेरे के साथ अभद्रता की। ये हमने 12 मिनट में 10 मिनट में भूमिका बनाई। जी। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो एक तरफा चेहरा प्रकट हो रहा है कि विपक्ष के खिलाफ राज्य की हिंसा है, मतलब तृणमूल के खिलाफ। और तो इसमें एक पॉइंट ये है कि ये जो जिसके नेतृत्व में हिंसा हो रही है कथित तौर पर शुभेंदु अधिकारी के, कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, उसकी पूरी ट्रेनिंग शुभेंदु की तृणमूल कांग्रेस में ही हुई है कि कैसे अपने विरोधियों को निपटाया जाना चाहिए। जी। मतलब पूरी जो हिंसा जो है 15 साल में जो हुआ है, ये उसके खिलाफ मैनिफेस्टेशन हम मान रहे हैं जनता का, तो वोट में भी प्रकट हुआ, सड़कों पे भी प्रकट होगा। इसलिए विपक्ष को हाईजैक नहीं करें ममता बनर्जी, ये हमारा और एक इमोशनल ब्लैकमेल चल रहा है कि अरे देखिए कितना बड़ा अत्याचार बीजेपी वहां कर रही है। हकीकत ये कि कांग्रेस के साथ कभी समझौता ही नहीं किया बंगाल में, ना लोकसभा में ना विधान सभा। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बंगाल की घटनाओं पर, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा लगता है कि तृणमूल को इतना डराओ कि वो राजनीति ही छोड़ दे। ये कपिल सिब्बल ने कहा। अब हुआ क्या है कि ये जिस तरह से बीजेपी ने टैकल किया पूरे मामले को, उसमें क्या हुआ कि तृणमूल के साथ थोड़ी सहानुभूति देश में ज्यादा पैदा हो गई, बुद्धिजीवियों में, यूट्यूब चैनलों में, और विपक्षी नेताओं में। और वो इसको पराजय के बाद ममता की उपलब्धि मान सकते हैं। और जैसे शुभेंदु सरकार बुद्धिमान होती तो वो टीएमसी को वंचित कर सकती थी इस उपलब्धि से कि अ, क्योंकि सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनकी सुरक्षा नहीं हटाते, अस्पताल को कहते कि भैया इनका और ज्यादा बढ़िया इलाज करो, जबकि उनको चोट नहीं थी ज्यादा, वो हेलमेट पहन लिया उन्होंने, तो उसके कारण बच गए भी। और जो कहा जा रहा है कि वो जो ईंट या पत्थर फेंका गया, ईंट फेंकी गई अभिषेक पर, वो अगर उन्हें लग जाती तो काफी भयानक स्थिति हो सकती है। ऐसा ही है कि अगर वो हेलमेट उनके साथी उनको नहीं देते मोटर बाइक पे तो कुछ भी हो सकता है, कपड़े फाड़े गए, चश्मा तोड़ा गया, उन सब मारपीट की गई। न स्पीकर ने लोकसभा के, न अमित शाह जी ने, न गवर्नर ने उस समय, अब क्या चल रहा है पता है, स्पीकर ने रिपोर्ट मंगवाई हो तो पता है, कोई चिंता व्यक्त की हो वैसा पता नहीं चला। कपिल सिब्बल ने भी कहा। अब ये लोग बुद्धिमानी से काम लेते तो ये इतना होता है, मेरा ये मानना है। पर ये थोड़ा सा, अब कपिल सिब्बल का ये कहना है कि बीजेपी टीएमसी को राजनीति से बाहर करना चाहती। ममता बनर्जी ने अपने 15 साल में के शासन में एग्जैक्टली वही किया जो इस समय बीजेपी वहां कर रही है। 3 दशक तक मार्क्सवादी वहां रहे, 3 दशक से ज्यादा। ज्योति बसु रहे और क्या भट्टाचार्य रहे, बड़े तेज चल रहा हाँ? है। बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य रहे। हाँ, वो चुपचाप उनको खत्म कर दिया वहां, और कांग्रेस को भी खत्म कर दिया ममता ने। उन्होंने कहा मैं असली कांग्रेस, वो कांग्रेस में थी, आपको पता होना चाहिए।
जी, जी। कांग्रेस छोड़ के, कांग्रेस की नेता थी बंगाल में, यूथ कांग्रेस। तो इन्होंने क्या किया, ममता ने खौफ की राजनीति के जरिए विपक्ष को वहां खत्म कर दिया। अब बीजेपी भी वही कर रही है। ममता अगर होम ग्रोन विपक्ष को वहां रहने देती बंगाल में, तो ये गुजराती भाई वहां दुकान नहीं खोल कर पाते। आप गुजरात में अगर जाएं तो वहां मुद्दा ही ये है ना कि आप गुजराती हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल। गुजरातियों की बिन गुजराती हो, ये है ना वहां मुद्दा। तो ममता ने क्या किया कि होम ग्राउंड विपक्ष को खत्म किया और अलाउ किया बीजेपी को, किस पर काफी लिखा भी जा रहा है। हमारा मुद्दा उतर वो नहीं, उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के दम पर हिंदू बहुल राज्य में खौफ कायम की। हम जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, या जिससे अभिषेक कल्याण बनर्जी या हल्दर के ऑफिस पर हुए हमले की लहर में नजरअंदाज किया जा रहा है या छुपाया जाना, वो क्या है? वो ये है कि सिर्फ शुभेंदु सरकार ही नहीं, शुभेंदु मतलब बीजेपी ही नहीं, विपक्ष ही नहीं, जनता भी तृणमूल के 15 साल के शासनकाल की ज्यादतियों से इतनी तंग आ चुकी थी कि उसने अपना गुस्सा निकालने की तलाश में बैठी हुई थी। ये हमारा मानना। महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि जिस व्यक्ति ने अभिषेक बनर्जी पर पत्थर चलाया वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और उसका वो कैमरे में भी कैद है। हो सकता है, हम उसको डिस्प्यूट नहीं करें। कपिल सिब्बल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पत्थर फेंकने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने सो मोटो संज्ञान लेकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया, इसमें कई लोग महिलाएं भी। महुआ मोइत्रा कहती है कि जो पहला पत्थर वह महिला पत्थर फेंक रही थी उसका नाम सुषमा दत्ता है और वो बीजेपी की कार्यकर्ता है और बीजेपी के सीनियर लीडर्स का संरक्षण से दिल से जुड़ी है। अब हम जिस पॉइंट पर आ रहे हैं कि महुआ ने इस बात का खंडन किया है कि सामान्य नागरिकों की नाराजगी विरोध में प्रकट हो रही थी। हमारा मूल पॉइंट ये है कि क्या ये सही है कि गलत है। कोलकाता के टेलीग्राफ में घटना के अगले दिन फ्रंट पेज पर रिपोर्ट में 5-6 पॉइंट्स उठाए गए। उसमें वो शुरुआत यहाँ से होती है कि 3 बार के सांसद, टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के नंबर 2 के नेता चुनाव नतीजों के बाद के 26 दिन बाद हिम्मत जुटा पाए कि कालीघाट स्थित अपने घर से बाहर निकलें। 26 दिन बाद वो जो गए थे सोनारपुर, 20 किलोमीटर दूर जगह, पहले वो कार से गए, फिर वो गली थी तो वो मोटर बाइक पे बैठ गई। रास्ते भर वो नारे लगाए गए, उन्हें काले झंडे दिखाए गए उनके काफिले को। जब वे सोनारपुर पहुंचे तो चोर चोर के नारे लगाए, कपड़े फाड़ दिए गए, पीटा गया, अंडे जूते और ईंटें फेंकी गई।
उन्होंने ये आरोप लगाया लोगों ने कि ये जब शासन में रहे तब लोगों को तंग करते थे, प्रताड़ित करते थे, इंटिमिडेट करते थे। ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा। वो हिंसा करते थे और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया नागरिकों की दिक्कतों पर। महिलाओं ने ये भी कहा कि ये एक बार भी आरजी कार हॉस्पिटल की घटना की पीड़िता के परिवार पर से मिलने नहीं गए। उन्होंने पूछा कि आप ये आए क्यों ना, कैसे आए? जो आदमी लगातार टेंशन फैलाता रहा और असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल करता रहा और अपने विरोधियों के खिलाफ धमकियां देता रहा, वो आया कैसे? उसकी हिम्मत कैसे? और दूसरा ये कि अगर वो अभिषेक बनर्जी पर हमला पूर्व नियोजित बीजेपी वर्कर्स का था, कल्याण बनर्जी पर क्यों? हल्दर अ, बापी हल्दर के दफ्तर पे क्यों? तो लोगों ने कहा वहाँ रिलीफ मटेरियल रखाओ। हम कंक्लूड करना चाहते हैं कि टीएमसी या ममता यह मानने को तैयार क्यों नहीं है कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के शय पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन रही थी। सत्ता टीएन में भी गई, तमिलनाडु में, केरल में भी गई, कर्नाटक में भी गई थी, हिमाचल में भी गई, तेलंगाना में भी गई। उनके नेताओं के साथ जनता के बीच में इस तरह का व्यवहार क्यों नहीं? जी। हमारा आखिरी पॉइंट ये है, मूल पॉइंट, कि ये जो हुकूमत 12 साल से दिल्ली में है, ये उसके लिए लेसन है कि वो जनता के मन में जो गुस्सा भरा हुआ है उसको बीजेपी के नेता उसी तरह नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरह से ममता बंगाल में नहीं समझ पा रहे। और ये जो नाराजगी प्रकट हो रही है तृणमूल के खिलाफ, सड़कों पर व्यक्त हो रही है, ये हो सकता है कि जनता में जो नाराजगी जब प्रकट होती है तो ये उसका संकेत है। तो इसमें लेसन बीजेपी के लिए जो बंगाल में हो रहा है, लोग डर के मारे देश के अभी उसी तरह से चुप है जैसे ममता के राज में 15 सालों तक रहे। और बीजेपी में भी अभिषेक बनर्जी की तरह एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सत्ताओं की कमी नहीं हो। हमने अमित शाह के बारे में बात की थी कि सरकार कौन चला रहा है। आप ही के साथ बात की एक दिन पहले। इमरजेंसी में लगाने के पीछे या जनता की नाराजगी के पीछे उस समय जो बेसिक रीजन था वो संजय गांधी थे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। वो अगर बने रहते तो एक अलग बात होती, और नहीं रहे उसके बाद
चीजें बदल। तो हम अपनी बातचीत को कंक्लूड करते हैं ये कहते हुए कि हमारा ऐसा मानना है, गलत भी हो सकता है, कि ये जो बंगाल में हो रहा है उसको हम पूरी तरह से बीजेपी स्पॉन्सर्ड मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी मूक मूक दर्शक हो सकती है कि पुलिस ने इंटरवीन नहीं किया जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, कल्याण बनर्जी मूक दर्शक रही हो, बट किस चीज को खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि जनता का गुस्सा प्रकट हो रहा है बंगाल में, और उसी गुस्से ने ममता बनर्जी को खारिज किया है। कहा, और अब पार्टी की रैंक एंड फाइल में तृणमूल में भारी विघटन है। पहला पॉइंट, विपक्षी एकता की बैठक में ममता को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि वो बंगाल के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक को हाईजैक कर रहे हैं, क्योंकि जो चुनौतियां हैं विपक्ष के सामने वो चुनौती ममता बनर्जी नहीं है, कई बड़ी चुनौतियां। यूपी में कितना आतंक हो गया है कि बंद कमरों में या हॉल में बच्चे बात नहीं कर सकते, पुलिस और अधिकारी पहुंचो, और बच्चों सीबीएसई को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों की गिरफ्तारियां हो। जी। तो, तो राहुल गांधी के खिलाफ राम गुहा का जो हमला है, मैं इसको भी स्पॉन्सर्ड मानता हूं, टाइमली। वो पिछले 15-20 सालों से लिख रहे हैं उनके खिलाफ, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है। जी। और तीसरा आखिरी पॉइंट ये कि बंगाल की हिंसा में संकेत और इशारे बीजेपी के लिए है जी। कि आप ये मान के मत चलना कि ये जो गुस्सा है ये आपकी लोगों के खिलाफ, आपकी जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सत्ता है उनके खिलाफ। जिस भी दिन आप सत्ता में नहीं रहेंगे तब, अब वो दिन चाहे 50 साल बाद आए। मतलब हमने देखा है बांग्लादेश में क्या हुआ, और हाँ, बांग्लादेश में क्या, कई देशों में हुआ, अपने पास टाइम नहीं ये तो बता। बिल्कुल। अ, इसमें जो एक बात सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे कि वो ये कि तो जो इंडिया अलायंस और ममता बनर्जी की जो अगर बातचीत हो तो उसमें क्या होना चाहिए? जैसे कि मुझे लगता है कि एक तो एक एक ये ट्रुथ और रिकंसिलिएशन जैसा कुछ होना चाहिए जिसमें कि आप इस बात को माने कि जहाँ-जहाँ गड़बड़ियाँ आपसे हुई हैं, वो भी एक तरह का सब नेशनल देखिए, चला रही थी। इंडिया ब्लॉक की जो बैठक है वो अ, उसकी सफलता पर मुझे संदेह है। वो संदेह इसलिए है कि वो ममता बनर्जी एक मुश्किल में है, राहुल गांधी ने मदद ऑफर की, हर तरह की, अभिषेक बनर्जी ने आभार माना, उन्होंने अभिषेक के इलाज के लिए भी कहा कि तेलंगाना में उनका इलाज कर सकते हैं। पर तृणमूल के हजारों और लाखों कार्यकर्ताओं की जो पिटाई होगी उनका इलाज तो बंगाल के बाहर नहीं हो सकता, नहीं, और राहुल गांधी भी नहीं करवा सकते। सही बात है। तो ये लड़ाई जो है वो अलग किस्म की है, बंगाल की वो, और उसको देश की लड़ाई नहीं माना जाना चाहिए। ममता के साथ सहानुभूति, बीजेपी की हिंसा के खिलाफ विद्रोह और विरोध होना चाहिए, विपक्ष को एकता जरूर दिखाना चाहिए, ममता के साथ खड़े होना चाहिए। ममता इस समय एजिटेटेड है, काफी गुस्से में है, तो जो वो गुस्से में है तब ऐसे में उनको इंडिया ब्लॉक की कमान नहीं सौंपना चाहिए। नहीं, कमान मतलब साथ-साथ
नेगोशिएशन की शर्तें तो होती है ना कि अगर आप साथ हैं तो आपको वो एक रीसेट करना पड़ेगा और आपको पूरा एक हिंदुस्तान का मैप सामने रख के देखना पड़ेगा बजाय सिर्फ बंगाल के और सिर्फ अपने बारे में बात करने क्योंकि वो एक व्यक्ति के अंदर चलाती तो रही लंबे हमको हमको डर ये है कि इंडिया ब्लॉक की बैठक का पूरा एजेंडा अ, बंगाल की हिंसा हाईजैक नहीं कर ले। बिल्कुल जी और ये इस क्रूशियल टाइम पर जो बैठक हो रही है उसका बड़ा महत्व है। तो किसी एक नेता के सिर में दर्द हो तो आप कहें कि भैया कोई आप सारे मेरे पास आसपास खड़े हो जाओ मेरा सिर दबाओ, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अ, इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व के लिए। जी और जो चल रहा है देश में वो तो बहुत ही गंभीर है। मतलब इतने सारे और गंभीर जन पक्षधर मुद्दे हैं जिनको लेकर बात करनी जरूरी है और उसको लेकर लड़ना जरूरी है तो वो तो उस क्यों बीच में व्यक्ति व्यक्ति एक व्यक्तिवाचक राजनीति का समय शायद अभी नहीं है और और इसलिए ये जो जो आप कह रहे हैं कि शायद फंस सकता है मामला वो ये एक ममता बनर्जी को उस व्यक्तिवादी एक राजनीति शायद एक शक है मुझे, शक है मुझे, जी संदेह है। मैं बहुत ही दावे से नहीं कह रहा हूँ, पर ये बैठक जो है वो थोड़ी सी अगर इसमें हमला अगर शुभेंदु सरकार के खिलाफ करना हो है कि मोदी सरकार के खिलाफ करना, ये है जी मोदी सरकार की देश पर जो हिंसा है उसके खिलाफ करना है कि शुभेंदु की अभिषेक के खिलाफ जी के खिलाफ हिंसा पर करना है। बिल्कुल ये मेरा कहना है। तो बिल्कुल जाहिर इस तौर पे बेसिकली बचाने का समय तो 12वीं के बच्चों को है और नीट देने वाले बच्चे पीयूईटी के बच्चों को है मतदाता को बचाने समय है जिसको लेकर विज्ञप्ति के राजनीतिक तैयारी राहुल गांधी को लेकर राम बुआ ने जो घटिया बातें कही है कि वो उनमें अनुशासन नहीं है, गंभीरता नहीं है, योग्यता नहीं है, और वो तो खैर वो मुद्दा अलग है, कभी फिर बात करेंगे। जो पर हमारी हमारी बात का जो निचोड़ था मैंने बता दिया कि इस समय स्थिति गंभीर है। ममता बनर्जी बहुत उत्तेजित है, देश इंडिया ब्लॉक की तरफ देख रहा है और बंगाल की घटनाओं के लेसन्स बीजेपी के लिए क्या है कि वो जनता को मूर्ख समझ तो नहीं रही है। जी ये दिल को ऐसा गुस्सा जब व्यक्त होता है तो इसी तरह से होता है, ये मेरा कहना। बंगाल में इसकी पुरानी परंपरा रही है और बंगाल में इसकी पुरानी परंपरा जी मतलब जी पुरानी रही है। इसका मतलब ये कि जो हिंसा की राजनीति ममता बनर्जी ने चलाई, सड़कों की राजनीति, सड़कों की हिंसा की थी, सीपीएम के साथ जो लड़ाई थी सड़कों की, ये उसका ही परिणाम है जी जो किसी मतलब दूसरी ये जो राजनीति में नहीं है। जी बिल्कुल ये जो पूरा उग्रता का जो भाव है वो भी एक लगातार मतलब हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी और तृणमूल कांग्रेस के लोगों में भी आप देख सकते हैं कि वो एक अजीब सी उग्रता लेके चल रहे होते हैं मतलब आप राजनीति से क्या उग्रता है या फिर उसके अलावा हमारी मैंने होती मैंने शुरू में ही कहा कि शुभेंदु अधिकारी प्रोडक्ट टीएमसी के हैं, तो उनकी ट्रेनिंग ममता नहीं की। ये मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए और हम लोग आगे भी बात करेंगे और ये एक महत्वपूर्ण शेपक की तरह है 6 जून को बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की और उसमें किस तरह से चीज़ें निकल उसमें मेरे ख्याल से ये उससे तय होगा देश देश का भविष्य देश में विपक्ष का भविष्य और हम समस्याओं की तरफ रहेंगे या समाधानों की तरफ ये इस बात की भी सीधे तय होगा शुक्र आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल होने के लिए और अगर आपको ये बात पसंद आई तो अपने हम ख्यालों के साथ साझा करिए हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए सहयोग करिए और शेयर करिए
पवन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।